नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यश गुरु प्राइम के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम उत्तम तिवारी है और आज मैं अपने ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकेंड इंग्लिश के जो साथी हैं उनके लिए वर्ड स्ट्रेस का टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। वर्ड स्ट्रेस ऐसा टॉपिक है साथियों जिसको बहुत कठिन अंग्रेजी में माना जाता है और बहुत ज़्यादा कंटेंट इसका अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। काफ़ी मेरे साथियों ने रिक्वेस्ट करी कि वर्ड स्ट्रेस जो टॉपिक है इसके ऊपर कुछ न कुछ आप जो है कंटेंट लेके आइए, तो मैं हाजिर हूँ आपके सामने। आज की क्लास में साथियों अपन टॉपिक तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, वर्ड स्ट्रेस तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बहुत ही आसान आसान रूल्स के साथ। उसके साथ ही पूर्व के वर्षों में आए हुए जो हमारे एमसीक्यूज है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, और प्लस अपन जो है कंप्लीट वर्ड स्ट्रेस एक वीडियो में करने वाले हैं। यानी ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद में आपका जो वर्ड स्ट्रेस का मामला है दैट इज फिनिश कंप्लीट। ठीक है, तो ये ग्रेड फर्स्ट के साथ साथ ग्रेड सेकंड जो अंग्रेजी सब्जेक्ट को लेके आरपीएससी में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए यूजफुल है। तो साथियों, वर्ड स्ट्रेस ये क्या चीज है, इसको जानने से पहले हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि सिलेबल क्या होता है ना। व्हाट इज सिलेबल? सिलेबल क्या चीज है, इसकी जानकारी आपको होना थोड़ी सी जरूरी है। बहुत ज्यादा डीप जार्गन्स में नहीं जाएंगे, अपन सिंपल सामान्य भाषा में चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, आपके सामने कुछ शब्द मैं रखता हूं साथियों, जैसे एयर, जैसे कि ड्रामा, है ना। अब यहां चाहे कोई भी शब्द है, एनी वर्ड इज देयर, आपको मेन जो फोकस करना है अर्थ वगैरह पे फोकस नहीं करना है, उच्चारण प्रोनाउंसिएशन पे। फोनेटिक्स एक टॉपिक जो अपन पढ़ते हैं उसी का आगे का विस्तार वर्ड स्ट्रेस है। फोनेटिक्स पढ़ने के बाद ही वर्ड स्ट्रेस को सामान्यतः पढ़ा जाता है। तो चलिए, तो नेक्स्ट देखिए, एक शब्द है अपने पास फॉर एग्जांपल डायरेक्शन, और एक अपने पास शब्द है माना कि लाइब्रेरी। ठीक, इन चार शब्दों के माध्यम से अपन थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि सिलेबल किसे कहते हैं। मित्रों, पहली चीज जो सिलेबल में आपको ध्यान रखनी है तो वो ध्यान रखनी है कि प्रत्येक सिलेबल में, एक सिलेबल में एक स्वर ध्वनि होगी, एक वाउल साउंड होगा। वो मोनोफ्थोंग भी हो सकता है, यानी एकल ध्वनि जो होती है स्वरों की वो भी हो सकती है, और डिफ्थोंग भी, जो वाउल ग्लाइड होती है ना मिक्स वाली, वो भी हो सकती है। अच्छा, तो सिलेबल के अंदर ध्यान रखना है कि चीज क्या है, तो ध्यान रखना है एक तो होता है अपने इसमें वावल साउंड, उसके अलावा साथ में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं आसपास के कॉन्सोनेंट साउंड्स। कॉन्सोनेंट साउंड्स अराउंड इट, ये मिलके एक इकाई का निर्माण करते हैं। देखिए, जैसे एयर, एयर ये सिर्फ और सिर्फ एक अपने आप में ही वावल ध्वनि है ना, एयर, जो डिप्थोंग में अपन पढ़ते हैं। यहां देखिए मित्रों, ड्रा मा, है ना, आ का साउंड है, ड्रा अलग है अपने आप में और माँ अलग है, तो ड और रे मिक्स हो गए आ में, यहां ब मिक्स हो गया आ में, दो इसमें अपने को नजर आ रहा है कि वावल साउंड्स हैं, स्वर की ध्वनियां हैं। यहां देखिए मित्रों, डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन, तो तीन में अपन इसको तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, लाई ब्र री, ठीक, तो इसको भी अपन तीन में जो है मित्रों तोड़ सकते हैं। बात करें, अगर जब मैं लाइब्रेरी की जगह क्या रख दूं, लाइब्रेरियन लिख दूं, लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें कितने साउंड्स हैं। तो देखिए, लाई ब्रे री और अन, तो इसके अंदर साथियों अपने सामने चार जो है पार्ट हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है, यहां ए एक वावल साउंड है, तो यहां एक सिलेबल है, इसको अपन साथियों मोनोसिलेबिक भी बोलते हैं। मोनोसिलेबिक, कभी भी मोनो जो शब्द आए तो ध्यान रखना है, मोनो का मतलब एक, ड्रामा इसमें दो सिलेबल है, तो इसको अपन डाई सिलेबिक भी बोल सकते हैं, है ना।
डाइसिलेबिक, डाइसिलेबिक यानी जिसमें दो हो। फिर उसके बाद तो पॉलीसिलेबिक हो जाता है, जैसे इसमें 3 है सिलेबल्स, इसमें भी 3 है, इसमें 4 सिलेबल्स है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, एक वाउल साउंड, फिर आसपास के कॉन्सोनेंट साउंड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जब आप बोल के थोड़ा सा देखोगे तभी आइडिया लगेगा। मित्रों, when we are talking about word stress, then we are talking about the music of the English। अपन अंग्रेजी के संगीत को पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से उच्चारण होता है। यहां नियम को ढूंढना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन आज अपन जब क्लास कंप्लीट करेंगे तो बिल्कुल प्रयास किया है मैंने, थोड़ा सा नियमों के माध्यम से, थोड़ा सा रूल्स के माध्यम से एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करी है, ताकि वर्ड स्ट्रेस जो ऐसा एक बिखरा हुआ सा थोड़ा सा टॉपिक है उसको अपन समेट सकें। तो सबसे पहले आपको अगर जो कोई काम करना है तो आपको सिलेबल का मामला कंप्लीट करना है। और सिलेबल में याद क्या रखना है अपने को, कि एक वावल साउंड जो हो सकता है कि कॉन्सोनेंट साउंड से घिरा हुआ हो, इसी यूनिट को, इसी इकाई को अपन सिलेबल कहते हैं। एक वर्ड में ध्यान रखना है, एक शब्द में कम से कम एक सिलेबल होता ही होता है, एक सिलेबल तो होगा ही होगा, और ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि अभी अभी हमने देखा, मोनोसिलेबिक भी हो सकता, डाई भी हो सकता, ट्राई भी हो सकता, तो फिर वो पॉलीसिलेबिक अपन बोल देते हैं। तो यहां तक सिलेबल का थोड़ा थोड़ा मामला आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, अब बात करते हैं वर्ड स्ट्रेस की, कि वर्ड स्ट्रेस जो है ये अपने आप में क्या चीज है, क्या मामला है। तो देखिए, जैसे कोई भी शब्द के जो सिलेबल्स अपन लेते हैं 1 2 3 4, तो एक तो सिलेबल है, तो अब मैं तुलना किससे करूं, लेकिन 1 2 3 4 जैसे जैसे आप आगे जाओगे, है ना, जैसे अपने सामने एक शब्द है नेशन, है ना, और इसी को आगे जैसे अमेरिकनाइजेशन, और भी जैसे इस नेशन शब्द से भी बहुत सारे शब्द जोड़ जोड़ के भी बनते हैं। अपने सामने एक शब्द है अबाउट, है ना, अबाउट। अपने सामने एक शब्द है लाइक कॉल, तो इसके अंदर कितने हैं सिलेबल्स, एक, इसमें कितने हैं, एक और एक दो, इसमें कितने हैं, नई और शन। शन का ध्यान रखना है, ये पेलेटल श और न, और स्व इसमें छिपा हुआ रहता है ना, वो साउंड इसमें छिपा हुआ रहता है। आपको एक मजे की बात मैं ये बताना चाहूंगा साथियों, कि वर्ड स्ट्रेस की अगर आपको जानकारी है तो जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते समय स्व साउंड की कंफ्यूजन आपको हमेशा रहती है, वो कंफ्यूजन भी नहीं रहेगी, वो भी दूर हो जाएगी आपकी। वर्ड स्ट्रेस है क्या, ये जैसे शब्द है ए और बाउट, इसमें साथियों दो अपने सामने जो है सिलेबल है ना, वन और वन, देयर आर टू सिलेबल्स इन इट। अब ज्यादा जोर किस पे आएगा, ए पे आएगा या बाउट पे आएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है। मैं आपके सामने एक शब्द रखूंगा मित्रों, बायोलॉजी। मैं देखता हूं स्टूडेंट्स को, इसको बायोलॉजी बायोलॉजी बोलते रहते हैं, लेकिन अगर सही बात करें तो पूरा का पूरा जोर वास्तव में जो एक्सेंट जाना चाहिए वो इस ओ के ऊपर जाना चाहिए। बायोलॉजी, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी नहीं होता है, एस्ट्रोनॉमी, जूलॉजी, ओ पे जोर जाना चाहिए। अब ये किस शब्द पे जोर जाना चाहिए, ये पैटर्न जो है आज की क्लास के माध्यम से अपने को पता चलेगा। तो ये जो चीज है कि हाँ किस पे जोर जाएगा, किस पे जोर नहीं जाएगा, इस पूरे शब्द में किस पे एक्सेंट आएगा, किसको जोर से पढ़ना है, किस पे वीक एक्सेंट आएगा, किसको कम पढ़ना है, किस पे स्लो साउंड आएगा, ये जो आइडिया लगता है ना, ये आइडिया अपने को वर्ड स्ट्रेस से लगता है। यानी वर्ड स्ट्रेस में अपन स्टडी करते हैं किसी भी शब्द को, और क्या स्टडी करते हैं, ये स्टडी करते हैं कि कौन सा जो सिलेबल है, कौन सा जो सिलेबल है, अपना सिलेबल आप समझ रहे हो ना, जो अपन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो मोर प्रोमिनेंट है, यानी रिलेटिवली मोर प्रोमिनेंट है।
मोर प्रोमिनेंट है। प्रोमिनेंट आप सब समझते हो, जैसे हिंदी में अपन इसको प्रमुख बोल सकते हैं। यहाँ बात सारी की सारी चल रही है, अर्थ को नहीं लेंगे हम और किसी चीज को नहीं लेंगे हम, उच्चारण है ना, प्रोनाउंसिएशन को लेके सारी चीज चल रही है। तो प्रोनाउंसिएशन के समय जिस शब्द को अपन रिलेटिवली मोर प्रोमिनेंट देते हैं, उस सिलेबल को, उस एक भाग को या तो अपन एक्सेंटेड बोलते हैं कि ये जो सिलेबल है ये एक्सेंटेड है, या अपन ये बोल देते हैं कि ये जो सिलेबल है ये साथियों स्ट्रेस्ड है ना। दोनों ही बात ठीक है। मैं कह दूं कि एक्सेंटेड है वो भी ठीक है, मैं कह दूं कि स्ट्रेस्ड है तो भी वो बात ठीक है। अच्छा, ये पता कैसे चलेगा तो वो आगे जाके अपन पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा एक शब्द मैं आपके सामने लेना चाहूंगा और उस शब्द के माध्यम से मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा। जैसे अपने सामने शब्द है ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अब आप खुद भी थोड़ा सा प्रयास करो इस शब्द को तोड़ने का अलग अलग भागों में, अगर जो आप कर सको तो। देखिए, ओ गे नाई जय शन, है ना, ऑर्गेनाइजेशन। तो लगभग लगभग अपन ने तीन एक दो तीन चार और पांच भाग में अपन इसको तोड़ सकते हैं, ओ गे नाई और जैशन। अगर जब मैं बात करूं यहां पे स्ट्रेस की, कि स्ट्रेस कहां लगेगा, तो जब आप इस शब्द को डिक्शनरी में देखोगे साथियों तो यहां आपको एक ऐसे खड़ी लाइन मिलेगी दी हुई, है ना। ऊपर की तरफ ये एपोस्ट्रोफी नहीं होती, वर्टिकल लाइन होती है, थोड़ी सीधी लाइन होती है। एपोस्ट्रोफी हल्की सी यूं टेढ़ी हो जाती है ना। एपोस्ट्रोफी नहीं है, ये थोड़ी सी सीधी वर्टिकल लाइन है। इसके माध्यम से डिक्शनरीज में बता दिया जाता है कि ये जो सिलेबल है ये एक्सेंटेड है, ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन यानी यहां जोर है। लेकिन जब आप इसको डिक्शनरी में पढ़ोगे तो मित्रों इस ओ के भी नीचे की तरफ यहां लाइन मिलेगी। सर्वाधिक जोर इस पूरे शब्द को जब पढ़ेंगे तो यहां देंगे, यानी सर्वाधिक स्ट्रेस। अगर अपन बात करें सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस है वो इस जे, जो जिब्र वाला साउंड है उस पे है। और सेकंड नंबर पे अगर बात करें, यानी मोर प्रोमिनेंट ये है कंपेरेटिवली, सेकंड नंबर का जो स्ट्रेस है, दूसरा जो सबसे एक्सेंट के साथ जो इसमें सिलेबल बोला जाएगा वो ओ है, ठीक है। अब अगर बात करें अपन तो जो सबसे ज्यादा प्रमुख है उसको अपन सामान्यतया प्राइमरी स्ट्रेस कहते हैं साथियों, है ना, प्राइमरी स्ट्रेस। और जो प्राइमरी स्ट्रेस के बाद सबसे ज्यादा प्रमुख है उसको अपन सेकेंडरी स्ट्रेस कह देते हैं, सेकेंडरी स्ट्रेस। अच्छा, पूर्व के वर्षों के जब पेपर्स का मैंने अध्ययन किया, जब मैं खुद तैयारी कर रहा था जब भी और अभी भी क्लास को लेने से पहले, तो आपके जो स्ट्रेस पूछा जा रहा है एग्जाम में वो प्राइमरी स्ट्रेस पूछा जा रहा है। तो आज की जो हमारी पूरी क्लास होगी वो किस पे बेस्ड होगी, दैट इज प्राइमरी स्ट्रेस पे, कि सबसे ज्यादा स्ट्रेस किस पे आ रहा है। ठीक, एक जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया कि प्राइमरी स्ट्रेस के अलावा सेकेंडरी स्ट्रेस भी है। ठीक, ऊपर यह लाइन लगाने का और नीचे यह लाइन लगाने का मतलब है कि ऊपर वाला प्राइमरी है, नीचे वाला सेकेंडरी है। लेकिन यह वाला नियम यूनिवर्सल नहीं है, सार्वभौमिक नहीं है। हो सकता है किसी डिक्शनरी ने, किसी किताब ने कोई दूसरा माध्यम अपना लिया हो तो वो गलत नहीं होगा। आप एक बात समझने का प्रयास कीजिएगा, ये वेल एक्सेप्टेड मेथड है, ठीक ठाक स्वीकार्यता है इस तरीके की, लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं कहा जा सकता कि ये नहीं किया तो गलत हो जाएगा। आप कैपिटल, कई बार जो कैपिटल लेटर लिख के भी स्ट्रेस को दर्शा देते हैं, और ज्यादातर ये ऊपर वाली जो वर्टिकल लाइन है ये प्राइमरी स्ट्रेस को दर्शाती है। परीक्षा के नजरिए से आप ये चीज ध्यान रखेंगे तो हो सकता है यहां से कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ ले। बाकी आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो प्राइमरी स्ट्रेस है, इस एक पे ही अपन फोकस करेंगे, सेकेंडरी पे फोकस नहीं करेंगे। वो केवल मात्र एक अपनी जानकारी के लिए जो है वो अपन ने देख लिया साथियों। ठीक, अब अपन थोड़ा सा
आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, टॉपिक के साथ साथ ही जैसे जैसे अपन टॉपिक करते जाएंगे, ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड में आए हुए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो साथ के साथ में ले लूंगा, ताकि आपको भी एक फीलिंग आए कि जो अपन पढ़ रहे हैं, वॉट एवर वी आर स्टडिंग, क्या वो परीक्षा के नजरिए से उपयोगी है क्या। परीक्षा के नजरिए से उपयोगिता सिद्ध करने का एक ही तरीका है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन निकालो। अगर वो सही हो रहे हैं तो जो मैटर आप पढ़ रहे हो वो ठीक है, नहीं तो आपको थोड़ा और मैटर को पढ़ने की जरूरत है। तो देखते हैं, क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट डज वर्ड स्ट्रेस मीन्स। बोले वर्ड स्ट्रेस का तात्पर्य क्या है, गिविंग मोर इंपोर्टेंस टू सम पर्टिकुलर वर्ड, किसी शब्द को ज्यादा जोर देना, द रिलेटिव डिग्री ऑफ प्रोमिनेंस विद विच डिफरेंट सिलेबल्स ऑफ अ वर्ड आर प्रोनाउंस्ड, यानी कि तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाता है कि कौन सा सिलेबल है जिसको ज्यादा जोर देके, स्ट्रेस देके उच्चारण किया जा रहा है। लेइंग एम्फेसिस ऑन द वर्ड हिस्ट्री, शब्दों का इतिहास इसमें पढ़ा जाता है। और सम पर्टिकुलर डिफिकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों को, अनइंटेलिजेबल यानी जो समझे नहीं जा सकते, सो कोज स्ट्रेस इन द माइंड, तो बोले ऐसे शब्दों का अध्ययन जो कठिन हो, जो समझने में मुश्किल हो, और उनको जब पढ़े तो दिमाग में स्ट्रेस यानी तनाव आ जाए, है ना। तो ये बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत है ना। हिस्ट्री इतिहास थोड़ी पढ़ते हैं, और शब्द से कोई लेना देना नहीं है। आप सब ने पहचान लिया होगा कि बी इसमें मित्रों करेक्ट आंसर है। यानी अलग से क्वेश्चंस आप देखो तो ठीक है, बाकी मैंने भी साथ का साथ में ले लिया है। स्टार्ट कर रहे हैं अपन धीरे धीरे थोड़ा सा रूल्स की तरफ आगे जाने की। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कोई रूल इसमें यूनिवर्सल नहीं होगा, लेकिन एक पैटर्न है जिसको फॉलो करके आराम से परीक्षा में जो क्वेश्चन आएंगे 3 से 4 वो आप आराम से सही कर दोगे। ठीक, लाइन ध्यान से पढ़िएगा। जनरली फॉर डाई सिलेबिक वर्ड्स, यानी 2 सिलेबल वाले शब्दों की चर्चा चल रही है। 2 सिलेबल वाले यानी जिनमें 2 वावल साउंड्स हो। अगर नाउन हो, ए नाउन और एन एडजेक्टिव, या फिर एडजेक्टिव हो, तो फर्स्ट सिलेबल पे अपन स्ट्रेस देंगे, है ना। किस पे देंगे मित्रों, फर्स्ट सिलेबल पे। फर्स्ट सिलेबल पे नाउन या एडजेक्टिव हो अपने सामने तो अपन फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस देंगे। एंड अ वर्ब, और अगर वर्ब हो तो सेकंड सिलेबल पे, क्रिया हो तो सेकंड पे, और संज्ञा या विशेषण हो, नाउन या एडजेक्टिव हो तो किस पे, फर्स्ट पे। ग्रेड फर्स्ट को लेके आप तैयारी करें तो थोड़ा नाउन और एडजेक्टिव इन सब को लेके आपको फेमिलियर होना चाहिए। आपको आइडिया नहीं है तो थोड़ा सर्च करें आप इसके बारे में। तो वर्ब को अपन कहां स्ट्रेस करेंगे, सेकंड सिलेबल पे, और नाउन या एडजेक्टिव हो तो अपन उसको फर्स्ट सिलेबल पे यानी पहले सिलेबल पे स्ट्रेस करेंगे। समझते हैं इस चीज को आगे थोड़ा सा। देखिए, जैसे मेरे सामने एक शब्द है एब्सेंट, है ना। ये अगर क्रिया हो या एडजेक्टिव हो तो जैसे एब और संट, 2 इसमें सिलेबल है, एब और संट। तो ध्यान ये रखना है कि अगर ये नाउन है तो आप बताइए मुझे, नाउन अगर है, नाउन या एडजेक्टिव अगर है तो किस पे, फर्स्ट पे, तो यहां इसके स्ट्रेस लगेगा। और अगर वर्ब में आ जाए एब्सेंट, अनुपस्थित रहना, है ना, और ये अनुपस्थित अगर कोई बंदा है, कोई आदमी एब्सेंट है। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर वो देगा थोड़ी, तो हाँ उस एब्सेंट दे के वो कोष्टक में आपको दे सकता है कि ये नाउन या एडजेक्टिव है ना, या आपको ऐसे अलग से दे दे कि कोष्टक में कि ये वर्ब है। अच्छा, यहां से आया हुआ एक सवाल जो इनडायरेक्टली इसी रूल से जुड़ा हुआ है, वो भी मैं जस्ट इसके अगले स्लाइड पे डिस्कस करूंगा। एडिक्ट, है ना। एक तो एडिक्ट होता है जैसे कोई नशेड़ी आदमी हो खुद, उसको भी एडिक्ट कहते हैं। एडिक्ट वर्ब भी होती है ना, नशे में चले जाना, एक तरह से किसी चीज का नशा हो जाना, एडिक्ट। ठीक, फर्स्ट पे कहां स्ट्रेस करेंगे, तो अगर नाउन के रूप में आए तो, और वर्ब के रूप में आए तो सेकंड पे। ठीक, परमिट, परमिट आपको पता है आज्ञा होती है, जैसे बस वालों के पास परमिट होना जरूरी है ना। तो एक आज्ञा का कागज होता है, उसको भी परमिट कहते हैं।
एक अपन किसी आदमी को परमिट करते हैं, आज्ञा देते हैं, तो आज्ञा देना भी होता है और आज्ञा भी परमिट होता है। तो नाउन के रूप में आए तो यहां करेंगे स्ट्रेस, और अगर वर्ब के रूप में आए तो यहां मैं पे करेंगे इसको स्ट्रेस, है ना, मिट। एक्चुअल में मैं नहीं होता है, स्ट्रेस तो स्वर पे ही होता है, पर ठीक है, उसके आसपास का जो एक मिलती जुलती, जो मिल के एक ध्वनि निकालते हैं वोवल और आसपास के कॉन्सोनेंट, उसको मिला के ही अपन जो है सिलेबल कहते हैं। ठीक। प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट, अच्छा, प्रोटेस्ट में आप देखिए वापस यही फर्स्ट और यहां पे सेकंड। और एक्सपोर्ट, जैसे इंडिया के एक्सपोर्ट्स है, निर्यात है, तो वो नाउन है। और मैं बात करूं कि आप निर्यात कर रहे हो, यू आर एक्सपोर्टिंग समथिंग, तो वो वर्ब है। तो दोनों में ये शब्द काम में आता है। तो आप देखिए ध्यान से, एक्सेप्ट, एक्सपोर्ट, है ना, एक स्पोर्ट, स्पोर्ट साथ में है, एक अलग है। तो फर्स्ट पे यहां करेंगे और सेकंड पे इसको स्ट्रेस यहां करेंगे। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, तनाव नहीं लेना है। 1 2 3 बार आप थोड़ा सा रूल्स को एक एक दिन छोड़ के आंखों के सामने से निकालोगे, शब्दों को थोड़ा बोल के देखोगे, तो आराम से आप चीजों को कर पाओगे। ठीक। यहां से देखते हैं कि प्रश्न जो पूछा है उसने वो कैसे पूछा है। देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड द स्ट्रेस फॉल ऑन द सेकंड सिलेबल, बोले दूसरे सिलेबल पे किस में है स्ट्रेस। ठीक। एक दे दिया अपने को बैगेज, एक दे दिया कैप्टन, एक दे दिया डेंटिस्ट, और एक दे दिया अबाउट। आप गौर से देखोगे तो बैगेज यानी अपना जो सामान है ये एक नाउन है, कैप्टन, डेंटिस्ट, टीचर, है ना, ये सब पद होते हैं और आपको अच्छे से पता है कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं ये सामान्यतया। अबाउट पे जब आप गौर करोगे तो ये नाउन तो नहीं है ना। टेल मी समथिंग अबाउट यू, प्रेपोजिशन में अपन इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। अपन ने अभी अभी पढ़ा कि सामान्यतया जो नाउन्स होती है वो पहले, है ना, फर्स्ट पे लेती है स्ट्रेस अपना, और यहां जो अपने से पूछा गया वो सेकंड का पूछा गया, तो अबाउट यहां पे ठीक होगा, तो डी के साथ अपन जाएंगे। तो इस प्रकार कई बार प्रश्न सामने वाला बड़ा दिमाग लगा के और तरीके से पूछ लेता है। तो जो पैटर्न्स मैं आपको बता रहा हूं उन पे विश्वास करते हुए आप अगर अच्छे से उनको थोड़ा सा पढ़ेंगे और ध्यान में रखेंगे तो वर्ड स्ट्रेस का क्वेश्चन आपका सही होना ही होना है। नेक्स्ट देखिए, रूल्स थोड़ा सा पढ़ते हैं। अच्छा, रूल्स को लेके मैं एक चीज स्पष्ट कर देता हूं, एक्चुअल में तो रूल्स नहीं होते, है ना, लेकिन जैसे जैसे भाषा का उच्चारण हुआ, जैसे जैसे डिक्शनरीज बनी, जैसे जैसे लोगों ने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वगैरह प्रॉपर एक स्टैंडर्डाइज करके सेट किया, वैसे वैसे पैटर्न्स जब अलग अलग शब्दों को लेके देखा गया तो पैटर्न पकड़ में आएगा। बोले अच्छा इसमें क्या, बोले इसमें लास्ट वाले पे स्ट्रेस आ रहा है, इसमें बोले सेकंड लास्ट पे आ रहा है, इसमें बोले थर्ड लास्ट पे आ रहा है, मिलते जुलते शब्दों पे, तो मिला के एक पैटर्न बना दिया कि हाँ इस पैटर्न में लगभग लगभग मामला बैठ रहा है। तो पैटर्न्स कहे तो ज्यादा अच्छा है, रूल्स कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि रूल्स यूनिवर्सल होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, लेकिन पैटर्न्स भी आपने अच्छे से पकड़ लिए तो वर्ड स्ट्रेस आप ठीक कर दोगे। अच्छा, सफिक्स और प्रीफिक्स ये क्या चीज है, तो इनको थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। जैसे कि सफिक्स आपको क्या ध्यान रखना है, सफिक्स दैट इज, एक तो प्रत्यय होता है और एक उपसर्ग होता है ना, तो ये प्रत्यय है यानी मूल शब्द के पहले लगता है, और प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब अपने हो गया उपसर्ग, उपसर्ग। ठीक। जैसे मैं आपको एक शब्द अभी अभी बताऊं, अपने सामने आया था, देखो ऑप्शन में अपने एक शब्द सामने आया था, अन इंटेलिजिबल, है ना, तो IBLE इसमें एक तरह से क्या है, प्रत्यय है यानी कि सफिक्स है, जबकि अन जो है, अन UN ये पहले लगा है, ये इसमें मित्रों प्रीफिक्स है। तो एक कॉमन मैंने आपको बात बता दी कि मूल शब्द के पहले जो लगता है तो प्री यानी पहले, तो दैट इज प्रीफिक्स, तो ये रूट वर्ड के पहले लगता है। जैसे ये आपका मूल शब्द है कोई रूट वर्ड,
है ना। पहले जो लगा दैट इज प्रीफिक्स, कुछ पहले जोड़ा मैंने विलोम बनाने के लिए या कोई अर्थ बदलने के लिए, और कुछ आगे जोड़ा अगर मैंने तो दैट इज सफिक्स। सिंपली हिंदी में या नॉर्मल कॉमन सेंस है, रूट वर्ड यानी मूल शब्द हो गया आपका, है ना। अच्छा देखो, थोड़ा सा और अपन समझते हैं सफिक्स और प्रीफिक्स में है क्या। पहली बात तो नॉर्मली जो प्रीफिक्स होता है उसको स्ट्रेस से कोई लेना देना नहीं होता, है ना। तो प्रीफिक्स जो है वर्ड स्ट्रेस को ज्यादा प्रभावित नहीं करता है, प्रभावित नहीं करता है। मैंने कुछ किताबें देखी या और भी जो सोर्सेज है वो देखे, तो एक एग्जाम्पल जरूर मिला मुझे प्रीफिक्स का, कि जैसे री अगर प्रीफिक्स लग जाए, जैसे री लग जाए फिल में, है ना, तो ज्यादा प्रभावित तो नहीं करता। तो अपने को ध्यान रखना है, री खुद वर्ड स्ट्रेस लेगा नहीं, फिल खुद जो पहले था वो एक मोनोसिलेबिक वर्ड था। तो यहाँ री और फिल ये जो है फिल के ऊपर अपन ने एक्सेंट लगा दिया, क्योंकि री लेगा नहीं एक्सेंट, तो दो में से किसी एक को तो तुलनात्मक रूप से ज्यादा अपने को स्ट्रेस देना पड़ेगा। दो या दो से ज्यादा सिलेबल हुए तो वर्ड स्ट्रेस आएगा। अच्छा एक ही आ जाए, जैसे आपके सामने जैसे शब्द आ गया, मानो कि आपके सामने यहां एक अपन थोड़ा सा ले लेते हैं, आपके सामने शब्द आ गया फिल, खाली फिल आ गया, और आपसे पूछा कि वर्ड स्ट्रेस कहां आएगा, है ना। तो आपको क्या उत्तर देना है, आपको सिंपल उत्तर देना है क्या, कि जैसे एक इसमें ई की ध्वनि है और फ और ल साथ में आ रहे, एक ही सिलेबल है, तो ध्यान रखना है मोनोसिलेबिक यानी एक सिलेबल वाले मोनोसिलेबिक वर्ड्स में, मोनोसिलेबिक वर्ड्स में वर्ड स्ट्रेस नहीं आता, सिंपल। और हमें भी पता है कि रिलेटिव तुलनात्मक रूप से देखते हैं दो या दो से ज्यादा सिलेबल में कि ज्यादा स्ट्रेस किस पे आ रहा है। तो जब सिलेबल ही एक है तो तुलना किससे करेंगे, कॉमन सेंस की बात है, मोनोसिलेबिक में आना ही नहीं है। अच्छा नेक्स्ट देखो आप थोड़ा सा, अब अपने जो सफिक्स है उसकी बात करते हैं। मैंने कहा प्रीफिक्स ज्यादा प्रभावित नहीं करते, है ना, सफिक्स की बात करते हैं। तो सफिक्स भी दो तरीके के हैं, एक है अपने इनफ्लेक्शनल और दूसरे जो है वो अपने हैं डेरिवेशनल। नाम में ज्यादा कुछ नहीं है, अर्थ अभी बताऊंगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा चीज क्या है वो देखिए, यानी अगर आपने कोई सफिक्स लगाया, जैसे मान लो आपके सामने शब्द है टेबल, आपने उसमें एस लगा दिया, तो वो क्या बन गया, टेबल्स। ये टेबल पहले भी नाउन था और ये टेबल्स अभी भी नाउन है, यानी एस आपने एक सफिक्स लगाया, और एस सफिक्स लगाने से ग्रामर के हिसाब से कोई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं आया, संज्ञा की संज्ञा रही, हल्का फुल्का कुछ चेंज आ गया कि वो प्लूरल बन गया, ठीक। तो इस प्रकार के परिवर्तन जिसमें ग्रामेटिकली कोई चेंज नहीं आई, उसके स्ट्रक्चर में ग्रामेटिकली वो सेम रहे, तो उसको मित्रों अपन इनफ्लेक्शनल कहेंगे। जबकि अगर ग्रामर के हिसाब से चेंज आ जाए, कैसे, जैसे मान लो आपके सामने शब्द है डिसाइड, तो डिसाइड यानी निर्णय करना होता है, ये एक वर्ब है, जबकि मैंने इसका बना दिया डिसीजन, है ना, डिसीजन निर्णय, तो वो एक नाउन है ना, संज्ञा है। तो यहां अगर मैंने कुछ जोड़ा है इसमें, उसको जोड़ने से इसकी ग्रामेटिकल जो स्ट्रक्चर है, ग्रामेटिकल जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होगी, ग्रामेटिकल पैटर्न इसका चेंज हो गया, व्याकरण के अनुसार इसमें परिवर्तन आ गया, तो इसको अपन डेरिवेशनल सफिक्स कहेंगे, यानी वास्तव में इसमें अमूलचूल परिवर्तन आ गया। जबकि यहां पे नाउन संज्ञा पहले थी, संज्ञा ही अब है। तो ध्यान क्या रखना है अपने को, सिंपली कि यहां इनफ्लेक्शनल सफिक्स को लगाने से शब्द की यानी कि वर्ड की ग्रामेटिकल
जो स्ट्रक्चर है या ग्रामेटिकल जो पैटर्न है या ग्रामेटिकली जो अपन उसको पुकारते हैं वो चेंज नहीं होता, जबकि यहाँ पे जो उसको ग्रामेटिकल जो उसकी मेरिट है, जो उसकी ग्रामेटिकल पैटर्न है या ग्रामेटिकल जो स्ट्रक्चर है, उसमें कहीं ना कहीं चेंज आ जाता है ना। सिंपली ध्यान रखना है, नाउन जो है दैट बिकम्स वर्ब या वर्ब बिकम्स नाउन, या जो भी एडजेक्टिव में चेंज आ जाए, कुछ न कुछ ऐसा परिवर्तन आता है। इंपॉर्टेंट यहाँ क्या है कि ये इन्फ्लेक्शनल वाले जब लगते हैं तो इनसे ज्यादा कुछ चेंज भी नहीं होता, इससे वर्ड स्ट्रेस पे भी फर्क नहीं पड़ता, ये आगे अपन थोड़ा पढ़ेंगे। डेरिवेशनल वाले लगते हैं तो हो सकता है फर्क पड़े, हो सकता है नहीं पड़े, अपन उनको ज्यादा पढ़ेंगे जिनसे फर्क पड़ता है, ठीक है। अच्छा, इन्फ्लेक्शनल की अपन बात कर लेते हैं, तो ध्यान ये रखना है क्या कि इन्फ्लेक्शनल सफिक्स लगा देने से, इन्फ्लेक्शनल सफिक्स लगा देने से वर्ड स्ट्रेस में कोई अंतर नहीं आता, यानी पहले जहां रहता है वर्ड स्ट्रेस वहीं रहेगा। वर्ड स्ट्रेस में, या अपन ऐसे भी कह सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये कौन से वाले हैं, जैसे टेबल की टेबल्स रह गई, टेबल में पहले शुरू में था नाउन के हिसाब से, टेबल्स में भी शुरू में ही है, कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट, तो मैंने यहाँ क्या किया, ये एक एडजेक्टिव है, आपको पता है एडजेक्टिव्स की डिग्री होती है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो वहां पहले भी सिंपल पे यहाँ शुरू में स्ट्रेस था, यहाँ भी शुरू में है और इसमें भी शुरू में ही रहेगा, यानी डिग्री चेंज करने से वर्ड स्ट्रेस पे फर्क नहीं पड़ता। रियलाइज, स्टार्ट में इसके जो है स्ट्रेस है, रियलाइजिंग में भी स्टार्ट में है और रियलाइजेज में भी स्टार्ट में है, तो ज्यादा इसमें कोई डिफरेंस जो है, फर्क जो है वो नहीं पड़ता। आइज आने पे क्या करना है क्या नहीं करना, ये आगे जाके अपन चर्चा करेंगे, है ना। यहां ये ध्यान रखना है, इन्फ्लेक्शनल जो सफिक्स है, यानी ये जो डिग्री चेंज कर दे या एस लगा दे, इनसे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है वर्ड स्ट्रेस पे। इनके बिना जो वर्ड स्ट्रेस है, इनके लगाने से भी वही वर्ड स्ट्रेस रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने लिए यह है, इट इज डेरिवेशनल सफिक्स। इसमें दो प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन से। अच्छा, डेरिवेशनल कहते किसको है, तो आपको पता है ना, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, पहले चर्चा कर लिया मैंने। तो एक तो वो है दैट अफेक्ट्स वर्ड स्ट्रेस, बोले जिनको लगाने से शब्द का वर्ड स्ट्रेस चेंज हो जाता है, और यही अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को अपन आगे पढ़ने वाले हैं। इस प्रकार के सफिक्स जिनको लगाने से वर्ड स्ट्रेस पे फर्क पड़ता है, या जो जिनको देख के अपन आइडिया लगा सकते हैं कि वर्ड स्ट्रेस कहां पे आएगा, वही अपने लिए ज्यादा काम के हैं। और दैट डजंट अफेक्ट क्या वर्ड स्ट्रेस, तो सच सफिक्स दैट डजंट अफेक्ट वर्ड स्ट्रेस इज इज द सेकेंड कैटेगरी। ये अपने लिए ज्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन ये जो फर्स्ट वाली कैटेगरी है ये ज्यादा यूजफुल है, और इनको लगा के और अपन आइडिया लगा सकते हैं सफिक्स को देख के, लास्ट में 2-3-4 शब्द को देख के कि वर्ड स्ट्रेस कहां से पकड़ में आएगा। वो आपने सीख लिया तो वर्ड स्ट्रेस के क्वेश्चन सही होना स्टार्ट हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट देखिए साथियों, अच्छा अब अपन बात करते हैं, यहां से रूल्स शुरू होते हैं, तो अब आपकी जो अलर्टनेस, जो कॉन्शियसनेस है, जो आपकी चेतना है, उसका मान अधिकतम हो जाना चाहिए, मैक्सिमम हो जाना चाहिए। अगले जो कुछ रूल्स है 2-3-4, वहीं से आपके सवाल जो है परीक्षा में बैठने हैं। कुछ सफिक्स है जो आपके सामने AIRE, EER, IER या EE, इनमें से कोई भी सफिक्स आए तो क्या ध्यान रखना है, स्ट्रेस कहां होगा, लास्ट सिलेबल पे, यानी शब्द का जो सबसे आखिरी का सिलेबल होगा उस पे।
तो देखो AIRE आ रहा है यहाँ भी AIRE आ रहा है क्वेश्चनेयर में। इंजीनियर ER आ रहा है, नियर है ना, विनियर ER आ रहा है, लेसी EE आ रहा है, पे EE आ रहा है, रुपी EE आ रहा है, ट्रस्टी EE आ रहा है, ब्रिगेडियर IER देखिए, और खेवेलियर। अब आप जब बोले ना, अब आपको पता चल गया लास्ट सिलेबल पे, जैसे रुपी है ना, ट्रस्टी। तो जब बोले तो ध्यान रखें, इसको ट्रस्टी नहीं बोले, ट्रस्टी। जिस पे स्ट्रेस आ रहा है, असल में जब आप बोलना शुरू करें आज के बाद, तो कोशिश करें कि उस पर जोर देके बोले। जब भी आपको ये पैटर्न थोड़ा सा पकड़ में आएगा मित्रों, है ना, लेसी तो EE आया, मतलब उस EE वाले पे ही जोर देना है, लास्ट वाले पे। मिलियनेयर, मिलियनेयर, क्वेश्चनेयर, विनय। तो इस नए के होते हुए ये जो EE है, जोर इस स्वर पे आएगा। तो 1 2 3 4 ये अगर आ जाए तो ध्यान रखना है लास्ट सिलेबल पे अपने को स्ट्रेस देना है। ठीक, ये शब्द आप बार बार लिख के थोड़ा सा देखिएगा। और देखिए ENTAL बहुत से शब्दों में आता है ना, डेंटल, मेंटल। अच्छा, डेंटल आ गया, और यहां ध्यान क्या रखना है, सेकंड लास्ट आ गया। आप देखिए पहले जो था मामला डेरिवेशनल सफिक्सेस, इसमें जो फर्स्ट स्लाइड थी तो उसमें किस पे था, लास्ट सिलेबल पे, सबसे लास्ट वाले, आखिरी वाले पे। और अब जो अपना मामला है वो किस पे आ गया है, सेकंड लास्ट पे, है ना, पीछे से दूसरे नंबर पे। तो डेंटल तो यहां आएगा स्ट्रेस, पेरेंटल सेकंड लास्ट, पीछे से दूसरा, है ना, ये पहला है लास्ट का, ये हो गया सेकंड लास्ट। और देखिए इंस्ट्रूमेंटल, मेंटल तो सेकंड लास्ट। अच्छा, एक्सीडेंटल ये फर्स्ट सबसे लास्ट का, और ये सेकंड लास्ट, है ना, यहाँ पे स्ट्रेस हो गया। बड़ा ही सिंपल सिंपल इजी इजी है, थोड़ा सा आपको चीजों को देखते हुए चलना है, रटने का प्रयास कम करना। 1 2 3 बार जब आप इनको देखो तो शब्द को स्ट्रेस के अनुसार थोड़ा सा बोलने की कोशिश करें। एक्सीडेंटल, पेरेंटल, डेंटल, इंस्ट्रूमेंटल, है ना, यहां जोर देना है अपने को। अच्छा, नेक्स्ट देखिए IAL, IAN, ION, लगभग लगभग ईएल या ईएन का साउंड आ रहा है, यहां एंटल का साउंड आ रहा है ना। सेरेमोनियल, कमेडियन, है ना, कमेडियन, ऑक्यूपेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शब्द, क्योंकि आपको भी पता है TION के साथ कितने ज्यादा शब्द हैं अंग्रेजी में, है ना। तो TION से जस्ट पहले वाला ये भी आप याद रख सकते हो, थोड़ा सा शन से ठीक पहले वाले पे जोर आता है ना। रिवीजन, रिवीजन तो ये SION से भी ठीक पहले वाले पे। और वैसे भी आपको पता है यहाँ पे अपने को किस पे जाना है, सेकंड लास्ट पे। सिविलियन, 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 ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल तो सेकंड लास्ट पे, पीछे से दूसरे पे, फर्स्ट और सेकंड पे। ईएन या ईएल का साउंड आए, एंटल का साउंड आए। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो क्वेश्चन आपके सामने है, वेरी इजी। अगर जो आपको याद रहा ION, थोड़ा सा शन वाला तो बहुत याद रखना है, कितनी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। TION पीछे आए तो पीछे से दूसरे पे जोर देना है अपने को, है ना। चूज द करेक्टली। अगर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आ जाए जब, तो मौज हो जाएगी आपके। कैसे, देखो इन अ वैशन, है ना, वैशन, शन तो अलग से हो गया, फिर वही अलग से हो गया। शन भले ही आपको स्वर दिख नहीं रहा, लेकिन इसमें हमेशा एक स्व छिपा रहता है मित्रों, है ना। कंफ्यूज मत होना, आप सोचो कि सर खाली व्यंजन में आपने इसको सिलेबल कैसे बना दिया। तो शन से ठीक पहले क्या है, वैशन, इन वैशन, वैशन यहाँ पे, है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे कहाँ आ रहा है इसमें, तो इसमें तो शायद शुरू में रहा होगा कहीं पे, या बिना स्ट्रेस का रहा होगा। फर्स्ट पे आएगा नहीं, है ना, नए पे आएगा नहीं, अपने को कहाँ चाहिए मित्रों, वह पे चाहिए। तो डी जो है अपना ठीक। तो शन वाला जब भी आए तो एक तो शन खुद एक सिलेबल हो गया, उससे ठीक पहले देखो वे, इसको पकड़ना है। तो फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड पे अपना जो है स्ट्रेस आएगा ION में, ठीक है, जोर थोड़ा सा उस पे देना है।
नेक्स्ट देखिए मित्रों, प्रोनाउंसिएशन। वही ये सारे आप देखिए कि पूर्व के वर्षों में पूछे गए प्रश्न है। TION है ना, वही शन अपना। तो आपको पता चल गया होगा कि TION को छोड़ दो, सी है ना, सी है। इस सी है पे जहां पे थोड़ा सा आ जाए, यहां थोड़ा सा और इसको पढ़ते हैं, तोड़ के पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन, एशन। तो ज्यादा जोर इस ए पे आ रहा है मित्रों, है ना, ज्यादा जोर इस ए पे आ रहा है। देखिए प्रोनाउंसी, ये ई आ ऐसा कोई होता नहीं है अलग से, ये सी के साथ में आ गया ई, ठीक है। ये ए थोड़ा अलग है, फिर सन। तो देखिए प्रोनाउंसिएशन। जब आपके सामने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा, जब तो कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है। देखिए मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूं, दिख रहा है आपको, तो ये प्रे के साथ आ गया, ठीक। नन, ये जो स्वर है नन, ये स्वर, तो एक स्वर ये हो गया, एक ये हो गया, फिर सी, सी, ई, ठीक। फिर ये ए अलग से एक ध्वनि है। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है मोनोफ्थोंग्स का, डिफ्थोंग्स का, तो आप पहचान गए होंगे कि यहाँ सी अलग है, ए अलग है, फिर एशन है ना, फिर ये अपना ए, और फिर ए के बाद में, इस ए के बाद में शन। ये सन सेपरेट है, ए सेपरेट है, फिर ये सी सेपरेट है, फिर नन अलग है, प्र अलग है। यानी 1 2 3 फिर 4 और फिर 5, 5 इसके अंदर अपने सिलेबल अपने सामने है। स्वर को देख के, वाउल साउंड को देख के डिसाइड किया जाता है कि सिलेबल किस प्रकार से होगा। सदा ध्यान रखें, एक सिलेबल के अंदर 2 वाउल साउंड कभी नहीं आएंगे। डिप्थोंग आ सकता है, पर डिप्थोंग्स भी आपको पता है ना 8 फिक्स है, तो वो आपको अच्छे से मोनोफ्थोंग्स और डिप्थोंग्स याद होने चाहिए, ठीक। तो ए जो है अपना एशन, आगे आप देखोगे बायोलॉजी, उस पे भी ओ पे जोड़ जाएगा पूरा, है ना। तो यहां अपने को जाना है, क्योंकि शन पे जाना नहीं है, तो सन से ठीक पहले ए जो अपना साउंड आ रहा है उसके ऊपर जाना है अपने को, ठीक। नेक्स्ट देखिए मित्रों, सेकंड लास्ट सिलेबल। अभी भी क्या कौन सा चल रहा है, सेकंड लास्ट, ध्यान रखना है। सेकंड लास्ट में कौन सा है, IOUS। IOUS शब्द क्या बने, एट्रोशियस। देखो ये जो है ना CIOUS, इस पे एक आपको चीज याद रखनी है। अपन क्या CS पढ़ लेते हैं इसको, ये सिंपली ये है बस शश, ठीक। छ पेलेटल और छ सिंपल वाला, और स्व इसमें छिपा रहता है, उसको लिखो मत लिखो एक ही बात। तो ये CIOUS मिलके खाली ये शश एक सिंगल सिलेबल बनता है, ये थोड़ा सा याद रखना है। ऐसे ही डिलीशियस है ना, डिलीशियस, डिलीशियस, हिलेरियस, तो यहां पे भी ये लास्ट वाला पूरा एक सिंगल बनेगा। तो सेकंड लास्ट पीछे से दूसरा, तो फर्स्ट ये हो गया, तो सेकंड लास्ट ये ट्रो बचा अपने सामने, तो यहां अपने स्ट्रेस आ जाएगा। इसमें ली बचा तो यहां अपने स्ट्रेस आ जाएगा, इसमें ले बचा तो यहां अपने स्ट्रेस आ जाएगा। अच्छा, इक बहुत आता है काम में, है ना, रोमांटिक। ICS ये सब्जेक्ट में कितना आता है ना, मैथमेटिक्स। ICS बहुत ज्यादा काम में आता है सब्जेक्ट्स वगैरह में, खास करके, है ना, फिजिक्स। ICS। तो देखिए इसमें क्या करना है अपने को, इसमें भी सेकंड लास्ट, तो याद रखना है अस का साउंड आए IOUS, या इक का साउंड आए, इक्स का साउंड आए, तो अपने को सेकंड लास्ट की ओर जाना है। आपको करना क्या है, सिंपली ग्रुपिंग कर लेनी है। सबसे लास्ट वाले बोले ये है, उनको एक साथ पढ़ो। सेकंड लास्ट वाले बोले ये है, उनको एक साथ पढ़ो। थर्ड लास्ट वाले बोले ये है। ये 3 ही है प्रमुख समूह अलग अलग सफिक्सेस के। 3 ग्रुप में आपने बांट लिया तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, अब मिक, एकडमिक, जिस पे एक और आपको बात बताता हूं। जैसे इस पे एक बार अगर जोड़ लग गया ना, तो सामान्यतया ध्यान रखना, स्ट्रेस्ड जो सिलेबल है, स्ट्रेस्ड जो आपका सिलेबल है, उसमें सामान्यतः स्व नहीं आता, कभी भी स्व साउंड नहीं आता ये वाला, क्योंकि स्व साउंड तो हमेशा वीक एक्सेंट के साथ आता है। यानी जिस सिलेबल पे आप जोड़ दे रहे हो मित्रों, उसके साथ सामान्यतया स्व साउंड नहीं आता। तो ये हेल्प कहां करता है, बिना वर्ड स्ट्रेस के आपसे डायरेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दे रखा है, आप उस पे वर्ड स्ट्रेस का रूल लगा के देखो एक बार।
जो स्ट्रेस देना तो उतना मार्क कर दो कि उसमें स्लो साउंड नहीं आएगा। इतना करने से देखना आपका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन सही होने लग जाएगा। यानी वर्ड स्ट्रेस अगर सीख लिया तो वहां फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। अच्छा, एकेडेमिक, तो इसको आप बोझ मान के ना चले, इसको सीखोगे तो एक टॉपिक और एक्स्ट्रा कवर होगा। रोमांटिक, बताइए कौन सा? सेकंड लास्ट, ये फर्स्ट यानी सबसे लास्ट और ये सेकंड लास्ट है ना। लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स, स्टिक्स, स्टिक्स, ग्वी और जेनेरिक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो। अलग अलग बार फोनेटिक्स सीख चुके हैं, आपका HW भी है, नेट पे सर्च कीजिएगा जेनेरिक का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक, जेनेरिक, ने और रिक, ध्यान रखना परीक्षा में सीधे शब्द आए ना बिना फोनेटिक के तो तकलीफ होगी वर्ड स्ट्रेस ढूंढने में। ट्रांसक्रिप्शन के साथ में आया तो बहुत इजी हो गया काम। क्यों? ट्रांसक्रिप्शन आते ही आप पकड़ लो कि हाँ एक वोवल साउंड मतलब एक सिलेबल, तो आपका काम आसान हो जाएगा, वो आपका काम मुश्किल नहीं करेगा। देखिए आगे एग्जाम पल्स में और मैं आपको बताऊंगा। तो अभी अगर जो अपन बात करें तो अपना टॉपिक कौन सा चल रहा है? सेकेंड लास्ट सिलेबल। तो ये भी जो अपनी स्लाइड है इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू किस पे? सेकेंड लास्ट सिलेबल है ना, ध्यान रखना आपको। पीछे से दूसरा पेन अल्टीमेट भी कहते हैं उसको, पेन अल्टीमेट भी कहते हैं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, एक और देख लो, ICICS अभी अभी हमने देखा था जस्ट, है ना, लिंग्विस्टिक्स, रोमांटिक, एकेडेमिक, और इसमें अगर AL या ALLY लगा दें तो स्ट्रेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कैसे? फोटोग्राफिक, तो इसमें यहां जी पे मान लो स्ट्रेस लग रहा है, इस IC के बाद में AL लगा दिया तो भी इस जी पे ही स्ट्रेस लगेगा, यानी ये AL इसको प्रभावित नहीं करता। और ALLY भी लगा दिया तो अगर IC है ना, यानी आपको ALLY को और AL को देखने के साथ साथ ये भी देखना है उससे ठीक पहले क्या है, बोले IC है, IC है तो इसके बिना जो स्ट्रेस होगा वही इसके साथ होगा, है ना। ALLY अगर ICICS में आप लगा देते हो तो इससे स्ट्रेस पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सिंपल बात। अब अभी जो हमने ICICS का रूल देखा उसके कुछ अपवाद है मित्रों। मैंने आपको पहले ही कहा रूल्स, नियम नहीं है वर्ड स्ट्रेस में। ठीक है, डिक्शनरी को देख के विद्वानों ने कुछ पैटर्न डेवलप कर लिए कि हाँ यहाँ ये सफिक्स आने पे दूसरे पे ज्यादा जोर आ रहा है, यहाँ पहले पे आ रहा है, या पीछे से तीसरे पे आ रहा है, बस वो एक पैटर्न है, तो उसमें अपवाद तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अच्छा, लुनेटिक, है ना, लुनेटिक तीसरे पे आ रहा, जबकि अपन ने रूल में सेकंड लास्ट देखा। ऐसे ही टर्मेरिक, टर्मेरिक देखिए तीसरे पे आ रहा पीछे से। मैट्रिक पहले पे ही आ रहा जबकि रूल दूसरे का था। कैथलिक तीसरे पे आ रहा स्ट्रेस, और पॉलिटिक्स तीसरे पे आ रहा स्ट्रेस जबकि रूल दूसरे का था। तो कुछ एग्जाम्पल याद रखने हैं। अब आप कहोगे सर कितने का अपवाद याद करेंगे? तो स्टैंडर्ड किताबों में से उठाई हुआ पूरा कंटेंट है, यही एग्जाम्पल होपफुली आपको टचवुड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो इनको आप कम से कम जो अपवाद करके मैं लिख रहा हूं थोड़ा सा ध्यान रखना है। लुनेटिक L पे, थर्मरिक T पे, मैट्रिक T पे, कैथोलिक C पे, के पे मतलब आता तो वोवल पे है पर दिखाने के लिए इस सी पे दिखाना है। ऐसे ही पॉलिटिक्स पे, पॉलिटिक्स P पे, है ना। अच्छा, क्वेश्चन देख लें। चूज द ऑप्शन विद द करेक्ट स्ट्रेस मार्क, करेक्ट स्ट्रेस मार्क सही वाला ढूंढना है। ठीक, IC दिखा आपको, IC दिखा आपको। अच्छा, इलेक्ट्रिकल, है ना, ट्रिक, इलेक्ट्रिक, आपको इलेक्ट्रिक को देख के चलना है क्योंकि AL से तो फर्क पड़ता नहीं है ना। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक। अपन ने क्या सीखा IC में बताइए? अपन ने IC और ICS में यह सीखा कि सेकंड लास्ट पे स्ट्रेस आता है। ठीक, यहां लगा के देखिए आप सेकंड लास्ट पे, तो यहां L पे आना चाहिए ना, जबकि यहां ऐसे ट्री पे आ रहा है, T पे आ रहा है, तो मजा नहीं आया। ऐसे ही ऑप्टिकल,
तो ऑप्टिक या ऑप्टिक्स को एक बार आप उठा के देखिए, ऑप और टिक, तो टी पे नहीं बैठ रहा। मैंने कहा ना ए एल या ए डबल एल वाई लगाने से फर्क नहीं पड़ता। आई ओ यू एस, देखो देखिए कोई रूल है क्या आई ओ यू एस का? क्या अभी अभी हमने आई ओ यू एस का कोई रूल देखा क्या? ये देखिए आई ओ यू एस, आई ओ यू एस अगर आ जाए तो भी सेकेंड लास्ट सिलेबल पे आपको प्रश्न यहीं से इसी मैटर से देखने को मिलेगा एग्जाम में, क्योंकि यही वर्ड स्ट्रेस का जो ओवरऑल जितना मैटर बन सकता था मैंने प्रयास किया है सारा शामिल कर ले अपन। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही फैलेशियस, अब आपको मैंने बता दिया ये शश साथ में आता है तो ले, तो ये थोड़ा ठीक लग रहा है। और नोटोरियस तो लास्ट वाले पे तो आने का सवाल ही नहीं है, तो ये सी थोड़ा ठीक है। रूल्स लगाते हुए आप चलोगे तो बड़ा मजा आएगा आपको प्रश्नों को हल करने में। नेक्स्ट देखिए मित्रों, चूज द ऑप्शन वेयर द वर्ड स्ट्रेस हैज बीन करेक्टली पुट ऑन इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक पे सही कौन सा है? तो अभी अभी शायद हमने ऐसे चर्चा भी करी इस पे, ई लैक, यही मतलब शब्द भी चेंज नहीं आएंगे जब परीक्षा में सवाल आएगा तो, है ना। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक, बताइए। आई सी, आई सी सेकंड लास्ट, पेनल्टिमेट, पेन अल्टीमेट, बताइए। ले, लेक पे आ रहा, ई पे आ रहा, कै का तो कोई सेंस ही नहीं है, ट्रिक साथ में है, र का कोई सेंस नहीं है, ठीक है ये पहले वाला। नेक्स्ट देखिए साथियों, थोड़ा सा हार्ड वर्क मांगेगा ये टॉपिक। नेक्स्ट देखिए, थर्ड लास्ट सिलेबल है ना, थर्ड लास्ट सिलेबल दैट इज पीछे से तीसरा, यानी सबसे पीछे वाला, फिर सेकेंड वाला, फिर थर्ड लास्ट, पहला नहीं दूसरा नहीं, पीछे से तीसरा। ठीक, देखिए ए टी ई अगर आ जाए तो थर्ड लास्ट की ओर जाना है। आ टी क्यू लेट, लेट, ए का साउंड आता है तो पहला दूसरा नहीं तीसरा, इस पे स्ट्रेस आएगा ए टी ई में। ए जू केट, ए जू केट, पहला दूसरा नहीं तीसरा स्ट्रेस आ जाएगा। फिर जेनेरिक या जनरेट, सॉरी जन, जन अ और रेट, जनरेट, जन अ रेट, अच्छा फैब्रिकेट। देखिए ए का साउंड लास्ट वाले में, ई का साउंड इसमें, ए का साउंड इसमें, तो तीसरे वाला, पहला दूसरा तीसरा। ठीक, ऐसे ही पेश अन एट, पेश नेट, पेश नेट, और सरगेट, ऐसे ही पहला दूसरा नेट तीसरा। अगर दो ही सिलेबल हो, यानी भाई पीछे से तीसरा आने के लिए भी तो कम से कम एक दो और तीन तो चाहिए ना। मान लो टोटल ही दो है तो पीछे से तीसरा तो कब आएगा बताओ? तो स्ट्रेस लास्ट वाले पे आएगा, है ना। जैसे क्री एट, क्री एट, तो यहां लास्ट वाले पे आ गया एटीई में। दिक डेट, और ये ध्यान रखना सामान्यतः वर्ब्स के साथ में होगा ऐसा। दो सिलेबल जब आपको मिलेंगे ना एटीई में तो सामान्यतया क्रियाओं में मिलेंगे, और वहां पे क्या ध्यान रखना है लास्ट वाले में, तो थोड़ा सा अपवाद टाइप का हो गया ये इसका, तो ध्यान रखना है। एटीई में जनरली तो पीछे से तीसरा ही लगाना है, लेकिन तीन हो ही नहीं, दो ही हो तो थोड़ा तो दिमाग को रूल चेंज करना पड़ेगा, तो लास्ट वाले पे इस तरह से याद रखना है। या तो तीसरे पे, तीसरे पे नहीं तो डायरेक्ट फिर पहले पे, इस तरह से आपको याद रखना है। किसमें? एटीई पे। या तो तीसरे पे, और तीसरा है ही नहीं तो फिर अपने को डायरेक्ट किस पे जाना है? पहले पे। आई टी वाई, ठीक, एट फिर इटी, तो ये भी कौन सा? थर्ड लास्ट। क्वा ली टी, देखिए दो हो गए इस बार, ली अलग है टी अलग है, सेम साउंड नहीं है, अलग अलग वावल्स काम में लेंगे। तो पहला दूसरा फिर क्वा, पहला दूसरा तीसरा, यहां स्ट्रेस आ जाएगा। ऐसे ही बी ली टी, है ना, पॉसिबिलिटी, बिलिटी, बिलिटी, बिना स्ट्रेस वाले में सो भी आ जाएगा। व सी टी, पहला दूसरा तीसरा। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, डी ई टी, तीन इसमें होते हैं। इसका जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। यूएस और यूके में अलग अलग भी है, ध्यान आप रखना चाहो तो रख सकते हो। दैट इज डी, फिर वापस ई, और फिर वापस टी, है ना, डी ई टी।
हाँ, डी ई टी, तीन इसमें वाउल्स, तीन इसमें जो है सिलेबल्स आते हैं, तो डी ई टी। तो ध्यान रखना है आई टी वाई, तो इसमें पीछे से तीसरा। होपफुली जो क्वेश्चंस जो शब्द अपन ले रहे हैं इन्हीं में से एग्जाम में आ जाए, बाकी पैटर्न से तो 100% आएगा ही आएगा। अच्छा, आईज बहुत ज्यादा पूछा जाता है परीक्षा के अंदर, प्रश्न आने की संभावना है यहाँ से, और थोड़ा सा रूल्स भी टिपिकल है इसके, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना है। वो क्या है, डाई सिलेबिक। सबसे पहले देख लेते हैं आइज वाले, आइज ऐसे आइज साउंड जहां आ रहा है, आइज, तो अगर दो सिलेबल है अपने सामने तो बैप्टाइज, दी वाइज, री वाइज, तो कहां जाएगा, लास्ट सिलेबल पे, ठीक, लास्ट पे, लास्ट पे, ठीक, लास्ट पे। आइज में दो सिलेबल है तो लास्ट वाले पे। फिर देखो तीन या चार है तो पहले तो एक पे तो होता ही नहीं है, आपको पता है। अगर दो हुए तो लास्ट पे, यानी पीछे से पहले पे, और तीन या चार हुए तो थर्ड लास्ट पे। तो इतना रूल तो पिछले वाला ही है, आप गौर करिए। पिछले वाले में भी क्या था, तीन या तीन से ज्यादा थे तो तीसरे पे था, और दो हो गए तो पहले पे यानी लास्ट वाले पे, ठीक है। यहां तक तो दिक्कत नहीं आएगी आपको, यहां तक तो दिक्कत नहीं आएगी, चार सिलेबल तक तो, है ना। एगनाइज, क्री टी साइज, आई एक डिफ्थोंग होता है, क्रिटी साइज, यहां अपना आ गया स्ट्रेस, यहां आ गया अपना स्ट्रेस, ठीक है, थर्ड लास्ट। अच्छा, 5 या 5+, और ये अमेरिकनाइज पहले भी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है मित्रों, इसीलिए मैंने इसको शामिल किया है यहाँ पे, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, ये शब्द आएंगे तो बिल्कुल ये कि यही सेम टू सेम ही आएंगे एग्जाम में आपके। 5 या 5+, तो देखिए एक में आता नहीं है, फिर दो में अपन ने देखा लास्ट वाले पे, ठीक, तीन और चार में अपन ने देखा किस पे आया था, तीसरे पे। अब अपन देख रहे हैं कि 5 हो या 5 से ज्यादा हो तो किस पे आएगा, तो आएगा चौथे पे। अब ये चौथे पे आने वाला ये एक ही रूल है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी आगे ऐसा कुछ नहीं आएगा अपने। तो देखिए आइज, है ना, अ मे री ख नाइस, तो चौथे पे, मे पे, और ले जी थी मे टाइज, तो देखिए सिलेबल कितने बने, 1 2 3 और ये चौथा, तो यहां अपना स्ट्रेस आ गया, यहां अपना स्ट्रेस आ गया, 1 2 3 चौथे पे। ये खास करके ध्यान रखना है आइज वाले में, ठीक है। इसके भी अब देखिए अपवाद है, आइडियलाइज यहाँ स्ट्रेस है, और कैरेक्टराइज इसके स्टार्ट में है, तो ये दो थोड़े से आपको याद रखने पड़ेंगे, बाकी तो थोड़ा ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग मामला हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान रखना है, पहले पे भी आता है, तीसरे पे भी आता है, चौथे पे भी आता है। पहले पे कब आएगा, जब दो सिलेबल है, तीसरे पे कब आएगा, दो सिलेबल है, एक सिलेबल में तो स्ट्रेस आता नहीं। तीसरे पे कब आएगा, जब 3 या 4 सिलेबल है, और चौथे पे कब आएगा, 5 या फिर 5+ सिलेबल है। इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा साथियों, ठीक। देखिए इनफीरियरिटी, आई टी वाई, अब गौर कीजिए आप, आई टी वाई अपन ने कहा पढ़ा है ना। देखिए आई टी वाई स्ट्रेस कहाँ आएगा, थर्ड लास्ट में, ठीक। तो अब आप थोड़ा सा प्रश्न को गौर कीजिए, थर्ड लास्ट ढूंढिए, इन पे री अ री टी, क्या बात है, वही बात है, ये इन अलग है, फ अलग है, री अलग है, फिर ये ओ अलग है, क्योंकि ये ई और ओ मिलेंगे नहीं, यहाँ पे मिक्स नहीं होंगे। अगर आपने वावल्स थोड़े से देख रखे हैं तो री और टी, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इट इज अपना जो स्ट्रेस आना है वो इस ओ पे आना है मित्रों, है ना, इनफेरियरिटी। थोड़ा सा और है, 2 3 4 स्लाइड जल्दी से अपन लेते हैं इसको, है ना। हाँ, तो ग्रेजुएट का जो स्ट्रेस है वो अपन देख रहे हैं, ग्रेजुएट, तो देखिए थोड़ा सा ATE अपने सामने है, और ATE का रूल बार बार अपने को देखने की जरूरत नहीं है, थर्ड लास्ट की तरफ अपने को जाना है साथियों।
यानी ग्रे। देखिए आपके सामने अगर फनेटिक दे दिया सामने वाले ने जब तो मौज ही मौज है। जू और 8, तो पहला, दूसरा, तीसरा, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के ऊपर अपने को जो अपना स्ट्रेस मार्क है वो लगा देना है। तो मतलब इसमें पहला ही ठीक है साथियों, है ना। अच्छा, नेक्स्ट अपन थोड़ा सा देखते हैं। ये मेरे हिसाब से इस पूरी क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। यहां से सवाल आया तो माई ब्लेसिंग्स आर विद यू। 100% प्रत्येक स्टूडेंट जो इस क्लास को देख रहा है वो सही करके आएगा। अगर निम्न सफिक्सेस में से यानी इन सफिक्सेस में से कोई सफिक्स आए तो सफिक्स से ठीक पहले वाले सिलेबल पर स्ट्रेस आएगा। ठीक, मान लो ये सफिक्स है पूरा का पूरा, उसमें गिनना ही नहीं है 1 2 3 4 कितने भी हो जाए, उस सफिक्स को छोड़ दो, उससे ठीक पहले वाला जो भी सिलेबल है वहां अपने स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, ग्राफी, ग्राफ, लजी, लजिस्ट, मेट्री, सफी, सफ, क्रेसी, कृषि, गामी, नोमी, नोम, नोमिस्ट, फोनी, है ना। कुछ तो मिलते जुलते हैं, जैसे ग्राफी और ग्राफर, लॉजी, लॉजिस्ट, मेट्री, सफी और सफर, क्रेसी या कृषि आ जाए, गामी आ जाए, नोमी, नोमर या नोमिस्ट आ जाए, या फोनी आ जाए। ये मिलते जुलते से शब्द है, थोड़े से 1 2 बार आप पढ़ोगे तो आइडिया लग जाएगा। जैसे बाय अ लजी, अब लजी को छोड़ दो और पीछे क्या बचा, ओ बचा अपना। ठीक, मोनो गामी भी पढ़ते हैं कई लोग, पर मोनोगमी दैट विल बी अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो गमी को छोड़ दो अपने सुबह वाली को, और नो के ऊपर आ जाओ स्ट्रेस लगाने के लिए। ठीक, पहले लजी को छोड़ दो और उससे पहले वाले पे स्ट्रेस, नमी को छोड़ दो, स्ट्रो उस पे स्ट्रेस, है ना। फनी को छोड़ दो, ले पे स्ट्रेस, लजिस्ट को छोड़ दो, देखो, है ना, लजिस्ट को छोड़ दो और ठीक पहले वाले पे जियोलॉजिस्ट, है ना। फिलोसोफर, सॉफर को छोड़ दो पूरे कोई, और उससे ठीक पहले वाले पे स्ट्रेस। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से अगर आया तो 100%, अगर 2 बार आपने पढ़ रखा है इसको तो सही करके आएंगे आप वर्ड स्ट्रेस। देखिए, चूज द ऑप्शन दैट बेयर्स द करेक्ट स्ट्रेस। सही स्ट्रेस किसमें है, फोटोग्राफी, ग्राफी को छोड़ दो और देखो तो फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, टी पे देखिए स्ट्रेस कहाँ है ना। एक्चुअल में तो ओ पे है, तो फोटोग्राफी। ये फोटोग्राफ, फोटोग्राफी, फोटोग्राफिकल बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट अपन देख लेते हैं थोड़ा सा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, लजी को छोड़ दो, ओ पे स्ट्रेस आना ही आना है ऐसे शब्दों में। साई, साई, आई इसमें डिफसोंग आ गया, और ख लजी, ख लजी, के आसपास। अच्छा, शब्द ही दे रखा है तो CHO को ढूंढ लो, ट्रांसक्रिप्शन मिल जाए जब तो मौज ही मौज है। लॉजी को छोड़ दो और उससे ठीक पहले वाले पे। ठीक, यहाँ लॉजी पे है, यहाँ जी पे है, सवाल ही नहीं है, यहाँ शुरू में ही आ गया, रॉन्ग, बी इज राइट। इसी के साथ साथियों मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर आपने बिल्कुल सही ढंग, सही तरीके से इस क्लास को ऑब्जर्व किया है और पेन कॉपी के साथ अच्छे से आपने इस टॉपिक को पढ़ा है, तो 100% मेरी ऐसी ब्लेसिंग है आपको कि आपका क्वेश्चन सही होगा। जो मैंने मेरे अध्ययन के दौरान चीज़ें पढ़ी, उसके अलावा जो एक इंग्लिश के स्टूडेंट होने के नाते लगातार मैं पढ़ता रहता हूँ, वहीं से कुछ तथ्य लेके, एक पैटर्न लेके, और स्टैंडर्ड का जो ऑथेंटिक जो मामला है वहाँ से आपको वर्ड स्ट्रेस कराने का प्रयास किया है। आप सभी को ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकेंड एग्जाम्स जो आगे आ रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक साथियों। उसके अलावा जो चैनल है अपना, दैट इज अब आपके सामने है ना, मुकेश डाका जी सर का जो टेलीग्राम चैनल है अपना, वहाँ पे भी आप जीके बाई मुकेश डाका वहाँ पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको PDFs वगैरह मिल जाती है, उसके अलावा जो भी अपडेट्स आते रहते हैं वो मिल जाते हैं। इसके अलावा आप एप्लीकेशन जो है हमारा, जिसपे आपको डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज मिल जाएंगे, YGP दैट इज यस गुरु प्राइम,
वो ज़रूर आप डाउनलोड करें और हमसे जुड़े। डिफरेंट कोर्सेज जब आप देखेंगे तो वहाँ पे अवेलेबल है। तो इसी के साथ साथियों, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्ज़ाम शानदार हो। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।